हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बोर के परमाणु मॉडल के क्या दोष हैं। उसके बाद बोर के परमाणु मॉडल के दोष के बाद हम लोगों ने डी ब्रोगली का सिद्धांत पढ़ा कि हर पदार्थ में क्या होता है, द्वैत व्यवहार होता है। तरंग और कण दोनों की तरह कार्य करते हैं, वह दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किसी भी कण के एक साथ जो है तुमको उसकी स्थिति और उसके संवेग को हम लोग सही रूप से कभी परिभाषित नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें जो त्रुटि होती है उसका गुणनफल, किसी भी वस्तु के स्थान में त्रुटि और उसके संवेग में त्रुटि का गुणनफल कम से न्यूनतम गुणनफल उसका जो होता है h/4 पाता, जो कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। तो इन सब मॉडल को देखते हुए, जो कि बोर का मॉडल था, जो कि इन सबों पर खड़ा नहीं उतरता था, तो उसमें हमको एक नए मॉडल की तलाश थी। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक क्या होता है, इन सबों के लिए हमको एक नए मॉडल की तलाश थी, जिसमें कि बोर थ्योरी में भी बहुत से दोष आए। तो उस मॉडल का नाम है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो ये जो क्वांटम यांत्रिकी जो शब्द आया हुआ है, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम मैकेनिक्स उसको इंग्लिश में कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जो क्वांटम जो मॉडल आया हुआ है, न्यूटन का जो हम लोग जो अभी जो पढ़ते हैं, जो मैकेनिक्स जिसको कहते हैं यांत्रिकी, जिसमें कि हम लोग न्यूटन के गति का नियम का अध्ययन करते हैं और सभी चीज़ को, किसी भी चीज़ की गति को, इन सबों को विश्लेषण करने के लिए हम लोग किसके नियम का पालन करते हैं, न्यूटन की गति का नियम का पालन करते हैं। तो न्यूटन के गति का जो नियम का हम लोग पालन करते हैं, दैट इज वो क्या कहलाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाता है। जो पहले का थ्योरी है दैट इज कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। और ये है तुमको क्वांटम मैकेनिक्स है ये। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो डेवलप किया गया है, इसमें तुमको आइंस्टीन ने तुमको जो कि आइंस्टीन के जो थ्योरी दिए गए, आइंस्टीन ने जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल के विकास में बहुत मदद किया है। तो आइंस्टीन के द्वारा जिसमें दिया गया है, और जो न्यूटन के जो भौतिक के जो नियम है, जो गति के नियम है, वह जो हम लोग जो देखते हैं, हम लोग जो क्रिकेट का गेंद है या कोई फुटबॉल चल कर दौड़ रहा है, या फुटबॉल मतलब अपने फील्ड में चल रहा है, ट्रेन दौड़ रही है, या तुमको कार चल रही है, या किसी भी प्रकार का, या कोई वस्तु पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, इन सबों में के अध्ययन में, इन सबों के गति के अध्ययन में न्यूटन का गति का नियम पूर्णतः सही साबित होता है। लेकिन यह न्यूटन के समय में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे न्यूट्रॉन, इन सब से छोटे कण नहीं थे। तो जैसे जैसे इन सब कणों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि एटम से भी छोटे हैं, ये सब जो कण हैं, ये न्यूटन के जो कि गति के नियम है, उन सबों का पालन नहीं करते। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांत के द्वारा न्यूटन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की गति का पूर्णतः विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए एक अलग तरह के फिजिक्स की जरूरत थी, जिस तरह के क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत थी, जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो जिसमें कि तुमको दिया गया है कि क्या क्वांटम जो शब्द है, ये तुमको पहले से प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी क्वांटम मतलब कि यह किसी भी चीज को कहता है कि यह तुमको एक कितना गुणक होगा कभी भी किसी चीज का। जैसे क्वांटम में जो प्लैंक का क्वांटम क्या कहता था कि किसी भी जो कि प्रकाश है, तो उसकी जो ऊर्जा होगी h न्यू के गुणक में होगी। तो इसे हम लोग कहते हैं कि क्वांटम हो गया, h न्यू एक पैकेट हुआ, उसका 2 गुना, 10 गुना, 10, 20 गुना, n गुना होगा। तो ये कहता है क्वांटम हो गया, मतलब उसके गुणक में होगा। मतलब यहां भी क्या कहना चाहता है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा नहीं हो जाएगी, बल्कि एक पर्टिकुलर ऊर्जा उसके हमेशा गुणक में होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे क्वांटम। तो इस शब्द को, और मैकेनिक्स का मतलब जो कि तुम्हारा गति के संबंधित जो जुड़ा हुआ जो थ्योरी है, उसको हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। तो इन सबों का जो कि गणित है, इन सब से जुड़ा हुआ जो गणित है, वो काफी जटिल है। तो जिसको जब कि हम लोग अभी जो पढ़ाई करेंगे इसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के, तो इसका जो पूरा डेरिवेशन है और पूरा जो कि इसका काफी जटिल है। तो हम लोग इसका जो है तुमको कुछ पार्ट को, इसके जो अभिलक्षण है, मुख्य अभिलक्षण, उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे और इस मॉडल को बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग
क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में ही है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में क्या बोले कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है नए गति को विश्लेषण के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सबों के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उसके गति को अध्ययन करने के लिए एक नए तरह का मैकेनिक्स गति के लिए अध्ययन के लिए जरूरत पड़ा, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। और ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि न्यूटन के नियम के द्वारा जो है इसका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से, बल्कि किसके द्वारा विश्लेषण होना चाहिए, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से। तो इसका विकास में तो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर इसका डील करेंगे। तो हम लोग अभी जो है तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का मॉडल जो द्रव के द्वैत व्यवहार जो डिस्टेंस दिया तथा अनिश्चितता के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाया गया है, बनाया गया है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहलाता है। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहलाता है। इसे स्क्रोडिंगर एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका नाम इंग्लिश में ही लेते हैं। ये नाम है स्क्रोडिंगर के समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो यह जो समीकरण है इसका कुछ एक सिंपल रूप हम लोग के बुक में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी बुक है उसको कुछ इस ढंग से है। एच कैप, जिसको हम लोग कहते हैं एक ऑपरेटर है, गणितीय संकारक, गणितीय ऑपरेटर, एच साई इसको पढ़ते हैं, इसको साई पढ़ेंगे, इज इक्वल टू ई साई। ये इसका गणितीय रूप है, जहां हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन संकारक ब्रैकेट में ऑपरेटर एवं साय तरंग फलन एवं ई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जुड़ी ऊर्जा है। तो ये जो गणितीय संकारक है, तो ये एक समीकरण है, ये गणितीय साई जहां क्या कहता है तरंग फलन है, और एच तुमको कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसका जो है मैथमेटिकल रूप ये काफी जटिल है, जिसको कहते हैं अवकल समीकरण है, जैसे डिफरेंशिएशन इन सबों का द्वितीय कोटि का, वह भी तुमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो इस तरह का है, जिसको एक साधारण गणित के रूप में इसको लिखा गया है, जिसमें कि साधारण रूप में इसके प्रकट किया गया है। तो जाहिर है कि इसका जो हल है वह काफी कठिन होता है। तो इसको जो हल करके गणित मतलब इलेक्ट्रॉन को एक तरंग फलन के रूप में से समझा गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, जहां साई किससे जुड़ा हुआ है, साई बराबर इलेक्ट्रॉन से जुड़ा तरंग फलन, साई बराबर इलेक्ट्रॉन से जुड़ी तरंग फलन।
तो ये जो तुमको तरंग फलन है इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ, ये तरंग फलन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को एक तरंग के रूप में इसमें कंसीडर करके इसमें क्या किया गया, इसको एक मतलब कि दिया गया जिसके का द्वारा इस समीकरण के हल के द्वारा इलेक्ट्रॉन के तरंग को हम समझ सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन, ये जो स्क्रोडिंगर के समीकरण का सॉल्विंग करना हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो संभव हो सका का मतलब कोई भी लोग नहीं कर पाए। तो हाइड्रोजन का तो संभव हो पाया, लेकिन बाकी जो बहुपरमाणुविक बहुत इलेक्ट्रॉनिक जो निकाय है, जिसमें कि बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए कोई भी पूर्णतः सही हल नहीं कर सका, लेकिन इसके कुछ अप्रोक्सीमेट हल प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह काफी जटिल समीकरण होता है, जिसका कि हल क्या बोले कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका तो हल किया गया, और इसके हल में ये जो है इन समीकरण को हल में क्या कहा गया कि बहुपरमाणु के लिए अभी तक पूर्णतः सही हल, लेकिन कंप्यूटर के जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए तो उसके अप्रोक्सीमेट मोड जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त हुए हम लोग को कंप्यूटर के द्वारा इसको सॉल्व करके। तो इसका मतलब हो गया कि इसके जो हल में है, स्क्रोडिंगर समीकरण के हल के द्वारा इलेक्ट्रॉन के तरंग को इलेक्ट्रॉन के तरंग के रूप में समझने में मदद मिली। स्क्रोडिंगर के समीकरण के हल से इलेक्ट्रॉन के तरंग को समझने में मदद मिलती है। इसके हल में कुछ नियतांकों का कुछ स्वेच्छ नियतांक का प्रयोग किया जाता है जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं, इसे क्वांटम संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसे क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे किसी भी कक्षा में, किसी भी परमाणु में जानने के लिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, इन सबों को जानने के लिए हम लोग किसका मदद लेते हैं? हम लोग क्वांटम संख्या का मदद लेते हैं, और इसके हल से प्राप्त हुई। तो हल में तुमको जहां तक है, इसका हल तो मतलब काफी जटिल है। तो हम लोग इसमें जो कि इसके हल से जो निष्कर्ष कुछ निकले, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के द्वारा जो कुछ निष्कर्ष निकाले गए, उसको हम लोग एक मतलब क्या कहते हैं, कुछ रिजल्ट के रूप में हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे बोर के परमाणु मॉडल का भी जो कि रिजल्ट थे, जो कि उसको भी हम लोगों ने रिजल्ट के रूप में ही पढ़ा था हिंदी के लेक्चर में। और जो स्टूडेंट को इंग्लिश का जो बोर के परमाणु मॉडल का डेरिवेशन चाहिए, वो इंग्लिश का लेक्चर देख सकता है हमारा, जो कि बोर का परमाणु मॉडल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 में जो केमिस्ट्री का जो तुम्हारा लेक्चर है, उसमें तो उसका डेरिवेशन भी देख सकते हो। तो इसका जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का भी जो कि रिजल्ट है, उसको हम लोग कुछ रिजल्ट के रूप में इसको पढ़ेंगे। तो ये तुमको कुछ सामान्य जानकारी होगी कि स्क्रोडिंगर के समीकरण के द्वारा क्या हुआ अभी तक का। एक मतलब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब किसके सिद्धांत का पालन नहीं करते? न्यूटन के द्वारा जो दिए गए जो क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल है, उसका पालन नहीं करती है, बल्कि उसके लिए एक अलग तरह के मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स है, और जिसका विकास आइंस्टीन के द्वारा किया गया। और इसके जो है इसमें तुमको इलेक्ट्रॉन के द्वैत व्यवहार तरंग के सिद्धांत के, जो इलेक्ट्रॉन को कण तरंग जो दोनों का सिद्धांत होता है, जिसको द्वैत व्यवहार डी ब्रॉगली ने दिया था, हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत, इन सबको देखते हुए स्क्रोडिंगर ने एक समीकरण बनाया, जिसके जो समीकरण का छोटा रूप दिया हुआ है, जो काफी जटिल समीकरण है, जिसको सिंपल रूप में तुम्हारे बुक में जो दिया गया है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। एच को हैमिल्टनियन ऑपरेटर का, जिससे मैथमेटिकल है ये ऑपरेटर, और साइ यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन है, आई उससे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब सब एटॉमिक जो पार्टिकल है उससे जुड़ी हुई ऊर्जा को डिनोट करता है। ये छोटा रूप दिया हुआ है। इसके हल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कहाँ रहती है, कैसे रहता है, किस परमाणु में क्या है। तो इसका जहां तक मान है, जिसको इसके नियतांक, जिसको क्वांटम संख्या के आधार पर हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे।
तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे क्वांटम संख्या, इसके बाद लेंगे हम लोग क्वांटम संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है उसके कुछ मुख्य अभिलक्षण क्या क्या है उसको पहले नोट करेंगे, फिर हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका, तुमको ये मॉडल के बारे में कुछ सामने जानकारी हो गई। अब हम लोग तुम लोग जो है जो पिछले के जो सारे वीडियोज हैं जो कि तुम्हारा कहते हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर इन सबों के बने हुए हैं, राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको सब सारे वीडियोज मिल जाएंगे। राइस ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तुमको सारे वीडियो के नोट्स, सारे के नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, सब सारे नोट्स तो तुम लिख सकते हो। सारे वीडियो के तुम्हारे क्या मिल जाएंगे, सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो हर चैप्टर के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके। और तुमको उसमें हिंदी मीडियम में भी नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी नोट्स मिलेंगे। और तुमको जहाँ तक है जो भी पढ़ना चाहते हो, हमसे पर्सनली मदद लेना चाहते हो, उसके लिए भी तुम संपर्क कर सकते हो, उस ऐप में तुमको मौजूद है। तो इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है इसके मुख्य अभिलक्षण क्या क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के मुख्य अभिलक्षण। पहला, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, क्वांटीकृत होती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को तरंग के रूप में माना जाता है, इसलिए इसकी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, क्वांटीकृत होती है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग को पूर्ण रूप से सही निश्चित रूप से तय कर दो, निश्चित रूप से एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है उसको ये इंडोर्स करता है, नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के जिस क्षेत्र में पाए जाने की संभावना अधिक होती है, पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसे कक्षक, एक नया शब्द देख लो, कक्षक, इसको ऑर्बिटल अंग्रेजी में कहते हैं, उसे ऑर्बिटल कक्षक कहते हैं। ये कक्षक की परिभाषा हो गई। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। तो ये तुम नोट कर सकते हो इसको, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहाँ अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। इसको घेर भी देते हैं इसको,
ये तुमको एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो गया, इसको अलग से तुम घेर भी दिए इसी में। तो ये कक्षक का परिभाषा हो गया तुम्हें, तो जहाँ पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के जहाँ पाए जाने की संभावना कम होती है उसे नोड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के जिस क्षेत्र में पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसे नोड कहते हैं, उसे नोड कहते हैं। तो जहाँ पर शून्य होगी उसे नोड कहेंगे। ये भी तुम घेर सकते हो इसको, ये तुमको 2 लाइन मैंने घेर दिया, इसे शून्य सो नोड कहते हैं। तो ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया तुम्हें, तीसरा में काफ़ी चीज़ मैंने लिख दिया। चौथा, साई स्क्वायर किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व है। तो इलेक्ट्रॉन का कहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, वह प्रायिकता घनत्व है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, यहाँ संभावना इसकी कम है, इसको साई स्क्वायर कहते हैं। तो इसको साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये। साई स्क्वायर बराबर प्रायिकता घनत्व, साई स्क्वायर बराबर प्रायिकता घनत्व ये हो तुमको। और साई जो है तुमको इसका मतलब कक्षक के को तरंग फलन को बताता है, दैट इज कक्षक को बताएगा। ये तुमको इलेक्ट्रॉन का ये तुमको ये सब सिद्धांत दिए हुए हैं तुमको, या किसको मानता है कि ये तुमको कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है तुमको किसका हो गया, तुमको तरंग फलन मतलब कहते हैं। इलेक्ट्रॉन किसको पालन करता है, इलेक्ट्रॉन जो है क्वांटीकृत होती है उसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को तरंग के रूप में माना गया इसलिए उसकी ऊर्जा क्या होती है, क्वांटीकृत होती है। यह जो है तुमको हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है उसको क्या करता है, उसका पालन करता है। फाई जो उससे जुड़ा हुआ है क्या है, तरंग फलन है, फाई उसी तरंग फलन है। और साई स्क्वायर क्या बताता है उसमें, उससे जुड़ी हुई किसको बता रहा है ये, उससे जो कि उसकी जो प्रायिकता कहाँ पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक जहाँ होगी, साई स्क्वायर उसकी प्रायिकता घनत्व को बताती है। और जहाँ पाए जाने की संभावना क्या होगी, सबसे अधिक होगी, उसे हम लोग कक्षक कहते हैं। और जहाँ पाए जाने की संभावना कम होती है उसे हम लोग नोड या नोडल प्लेन कहते हैं, उसे तो नोड कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, जहाँ शून्य हो गई वहाँ नोड हो गया। तो इस प्रकार से किसी हर कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन जो कि तुमको क्वांटम संख्या के आधार पर क्या करते हैं हम लोग, कहाँ पाए जाने की संभावना अधिक है कम है, इन सबों का निर्धारण क्वांटम संख्या के आधार पर हम लोग इसका करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन का कुछ मतलब मुख्य पॉइंट हो गया क्वांटम में यांत्रिकी मॉडल का, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वहाँ क्या कहलाएगा, कक्षक कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सभी ऊर्जा नहीं होती है। और बोर का जो परमाणु मॉडल के लिए जो कि हम लोग बोर का जो कि हल करते हैं, तो जो कि इसके द्वारा जो हल किए हुए जो रूट फॉर्म आते हैं वह बोर के जो ऊर्जा लिया गया था हाइड्रोजन परमाणु के लिए वो सही साबित होता है। लेकिन अन्य परमाणु के लिए जो है बहुत परमाणु के जो बहुत इलेक्ट्रॉनिक कण के लिए तो बोर का परमाणु सिद्धांत लागू ही नहीं होता। लेकिन ये तुमको सभी के मैंने सभी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के को सभी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इन सबों को स्पष्टता क्या करता है, विश्लेषण करने में सक्षम होता है ये क्वांटम यांत्रिकी मॉडल परमाणु का। तो ये क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में जो कि काफ़ी मतलब रहे, जो कि परमाणु के संदर्भ में जो कि नए मॉडल हैं, और इसके बारे में हम लोग और भी मतलब क्या कहते हैं, इसके बाद जो है तुमको इसमें जो है इससे जुड़ा हुआ इसके क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में तुमको इसमें क्वांटम संख्या के बारे में बताया गया है। तो इसमें देखते हैं क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में तुमको अब जो है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में 4 क्वांटम संख्या का जिक्र किया जाता है। तो क्वांटम संख्या को समझने, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को समझने के लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के जो श्रोडिंगर समीकरण थे उसको हल करने पर कुछ नियतांक प्राप्त होते हैं, स्वच्छ नियतांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हर के इलेक्ट्रॉन के लिए, वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए उसका मान अलग अलग होता है। हर इलेक्ट्रॉन के लिए उसका मान अलग अलग दिया जाता है, जिससे कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक पहचान हो जाती है।
उसकी एक पहचान हो गई। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको क्वांटम संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी जानकारी को हम लोग किस रूप में पढ़ेंगे, क्वांटम संख्या के रूप में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई जो कुछ क्वांटम संख्याएं हैं, इलेक्ट्रॉन से तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई कुछ क्वांटम संख्या तुम्हारा है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, क्वांटम संख्या का, जो कि कहां से आया हुआ है, ये स्क्रोडिंगर समीकरण के हल से ये प्राप्त होता है। तो कितने चार क्वांटम संख्या है जिसके आधार पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के परमाणु मॉडल को, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को समझने में के लिए हम लोग 4 क्वांटम संख्या का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या के लिए नहीं तो एक अलग लेक्चर ले लेते हैं, क्योंकि नहीं तो बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो इसके लिए क्वांटम संख्या के लिए एक अलग से ही लेक्चर लेते हैं। तो ये तुम्हारा जो है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का कुछ जानकारी हो गया, और इससे जुड़ी हुई जो कि बातें हैं तुमको क्वांटम नंबर जो किसका है, इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं क्वांटम संख्या को एक अलग लेक्चर में लेते हैं, चारों क्वांटम संख्या उसमें पढ़ा देंगे। अभी जो है ये तुमको नहीं तो क्वांटम की संख्या लेंगे तो ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ाई करते हैं। तुम लोग जो भी न्यूमेरिकल वगैरह तुम बना लिया होगा उम्मीद है, जो एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज है उसमें भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं काफी, मतलब क्या कहते हैं 17-18 तक तुम्हारा बोर्ड परमाणु मॉडल इन सब से जुड़ा हुआ था, कुछ डी ब्रोगली का सिद्धांत पर भी था क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस दिए हुए थे। और जो उसके बाद जो क्वेश्चंस है तुमको जो कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल से जुड़े हुए, दैट इज क्वांटम संख्या कुछ निकालने के लिए दिए हुए हैं, तो उसके बारे में तुम उसके बाद बनाओगे जो क्वांटम संख्या बताने के बाद। और जो भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है पढ़ने में, राइटरल ऐप के माध्यम से हमसे पर्सनली भी संपर्क कर सकता है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। जहाँ भी पढ़ा दिक्कत होगी, कोई भी क्वेश्चन बनाने में, कंसेप्ट में समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए भी राइटरल ऐप का मदद ले सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।